कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे के साथ शंख का होता है। वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसीलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं तुम्हारे घर की मछली बहू, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं ये जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात शैशव काल में ही मेरे भाग्य में लिख दी गई थी। उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मर गया, पर मैं बच गई। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो क्या बच सकती थी भला। चोरी की कला में यमराज निपुण है। उनकी नजर कीमती चीजों पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए आज मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरज को लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी से चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव तक पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई किस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन। मामा आज भी उसकी हंसी उड़ाने नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मछली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों जाते। पीलिया, यकृत, अमरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वो स्वयं आकर खेल लेते और छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मान नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति जो मूल्य दे वही मूल्य होता। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला, संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ रखने के लिए याचना करने लगी। मुझे छिपने की कहीं जगह नहीं मिली। अपने करुण स्वर से संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी और मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरेवार हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा बुझ गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत है क्या। मैं रूपवती हूँ। यह बात तुम लोगों को
मेरी ये बुद्धि इतनी सहज है कि तुम्हारी घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी टिकी हुई है। मेरी ये बुद्धि इतनी सहज है कि तुम्हारी घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी टिकी हुई है। इसीलिए मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। कहती थी, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, यदि वह बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खाकर उसका सिर टूटेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत थी, विधाता ने लापरवाही की मुझे उससे ज्यादा बुद्धि दे डाली। अब लौटाओ भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे, क्योंकि अक्षय को कड़ी बात कहने से ही संतोष मिलता है। इसलिए मैंने इसे क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता था। मैं तुम सबसे छुपा कर कविता लिखा करती थी। वो भले ही ऊना करकट क्यों ना हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार कभी ना उठ सकी। वहीं पर मेरा संसार मिलता था, वहीं पर मैं हो पाती थी। तुम लोगों ने मेरे भीतर मंझली बहू के अतिरिक्त और जो कुछ भी पाया उसे कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि पहचान ही नहीं पाया। मैं कभी यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं है। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय साथ चलने के लिए उसने मुझे भी पुकारा था। अगर बात बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ भी सत्य है, वह मुझे ला देते। मेरे मछली बहू से अच्छा था। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्वभर की माँ, मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। संध्या तारा के समान मेरी बेटी क्षण भर में उदित होकर अस्त हो गई, और मैं फिर से अपने दैनिक कामों में, गाय बछड़ों में लग गई। आखिर जैसे तैसे मेरा यह जीवन कट जाता। आज तुम्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है, और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में दरार शुरू हो गई। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी जेठानी की बहन बिंदु ने एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था। तब तुम लोगों ने सोचा कि कहाँ की बला आ गई है। आग लगी मेरे स्वभाव को, मैं करती भी क्या। देखा तुम सब लोग मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए उस निराशा लड़की को घेरकर मेरा संपूर्ण मन जैसे कमर बांध के खड़ा हो गया। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। ये अपमान ही जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी जेठानी की दशा देखी।
उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण अपनी बहन को अपने पास बुलाया था। लेकिन जब देखा इसमें उनके पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसे भाव दिखाने शुरू किए जैसे कोई बड़ी बला पड़ी हो, मानो उसके पर किसी तरह भी दूर जा सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस नहीं रह गया था कि अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। पतिव्रता थी। उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और घर में ऐसे नौकरानियों कैसे काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं, लज्जा भी हुई। कल रात का भात तक खा पानी से लिखा के खा लेना। मेरी जेठानी इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है, ढेरों काम करती है, लेकिन खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। बिंदु, चलो मेरे कमरे में। मछली कहूँ तुम गरीब घर की लड़की के साथ बिगाड़ो नहीं। तुम तो इसी तरह इसका दिमाग खराब कर दो। फिर मुझसे कोई शिकायत न करे। चलो बिंदु। अरे बिंदु, इतने हाथों में लाल लग क्या हो गया? देखो मछली बहू, मुझे तो लगता है शीतला ही करा है। लेकिन दीदी, एक दो दिन देख तो लो, कि शायद हमारी ही हो। नहीं, अब तुम इसको अपने कमरे में मत रखना। मैं इसके लिए दूसरे कमरे का इंतजाम कर देती। या हो सके तो अस्पताल भिजवा दो। चलो बिंदु। दीदी की व्याकुलता और भी बढ़ जाती और शायद वो उसे अस्पताल में भिजवा देती। लेकिन यह तो अच्छा ही हुआ कि उसके शरीर के सारे लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा इस बात से तुम लोग और भी चिंतित हो गए। कहने लगे जो तुम और भी खतरनाक है, लगता है शीतला बैठ गई है। वो भी क्यों ना, वो बिंदु थी ना। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे तो डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी देखी ही ना थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वो भी स्त्री पुरुष के बीच में। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने इस रूप की बात याद आती। इतने दिनों वह कुरूप लड़की मेरे इस रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मीरा को देखने पर भी उसकी आंखों की प्यास न बुझती। कहती जीजी, तुम्हारा ये मेरे सिवा और कोई देख न पाता। जिस दिन मैं स्वयं अपने केश बांधते थे, वो मुझसे रूठ जाती। मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में आने जाने के अतिरिक्त और कभी तो मुझे सांस सिंगार की आवश्यकता ही न पड़ती। लेकिन बिंदु मुझे पैर भर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर एकदम पागल हो गई। इधर बिंदु जैसी लड़की जो मुझे इतना डांट करती, ये बात तुम लोगों को बड़ी खराब लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। एक दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हो गया। तुम्हारा बाजूबंद मिला? मिल जाएगा। मुझे तो पूरा शक है बिंदु ने ही चुराया होगा। लेकिन बिंदु ऐसा करेगी क्यों? तुम बिंदु को बहुत भोली समझती हो, लेकिन यह लड़की है नहीं। मुझे तो कोई जासूस लगती है, जिसकी खोज में पुलिस वाले खोज। तुमने तो बेकार में इसकी जिम्मेदारी ली। बिंदु जासूस? प्रमाण बस इतना कि वो बिंदु है। ज्यों ज्यों तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों बिंदु
बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक रूप से परेशान हो उठे। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा कि तुम सब ने मिलकर बिंदु को घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में हार कर तुम लोगों ने विवाह की शरण ली। बिंदु का वर ठीक कर दिया गया। बड़ी जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने मंच की लाज रख ली। जीजी, वर कैसा है? सब बातों में ठीक है। बिंदु, बिंदु, क्या हुआ? दीदी, मेरा प्यार क्यों कर रही हो भला? बिंदु, प्यार मत। मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। अगर वर अच्छा है तो मुझे भला से क्या है जो उसे पसंद आ सके? दीदी, अभी प्यार के 5 दिन और है। क्या इन दिनों मुझे मौत नहीं आ सकती? नहीं बिंदु। दीदी, मैं तुम लोग के 2 साल में बड़ी रहूंगी। जो कहोगे वही करूंगी। तुम्हारे पैरों पर दे दीदी, मुझे इस तरह मत ढकेलो। बिंदु, जानती नहीं, नारी की गति और मुक्ति सब कुछ पति है। हाथ में अगर दुख लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। असली बात तो यह थी, कहीं कोई रास्ता ही नहीं था। बिंदु को ब्याह करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो। जीजी, मैं चाहती हूँ कि बिंदु का ब्याह हमारे घर से ही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवाह कमर के घर से ही होगा। उनके कुल की यही नहीं। मैं समझ गई। बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को 1 रुपया भी खर्च करना पड़ेगा तो तुम्हारे गृह देवता उसे सह न सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना ही पड़ा। 3 दिन बीते। उस दिन सुबह जब मैं कोठरी में गई, देखा बिंदु, क्या हुआ बिंदु? जीजी, वो पागल है। सच कह रही है? दीदी, क्या मैं तुम्हारे सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ? इस प्यार में ससुर की सम्मति नहीं थी। वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते थे। प्यार के पहले काशी चले गए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर दिया। नारी पर दया नहीं आती। क्योंकि लड़का पागल है तो क्या हुआ? है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। तीसरी रात जब उसकी सास ने उसे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा, बिंदु के तो प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता तो वो होश में नहीं रहती। वो भी पागल थी, पर पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। काफी रात बीतने पर जब उसका पति सो गया, किसी तरह वो चतुराई से भागकर चली गई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के प्यार को प्यार नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही रह। देखो तुझे कौन ले जाता है। मेरे पति ने आकर कहा, मनार, बिंदु झूठ बोलती है कि उसका पति पागल है। बिंदु कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बिंदु कभी झूठ नहीं बोलती। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने
पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे। अदालत क्या ये बात ना सुनेगी कि इसका ब्याह धोखे से एक पागल के साथ कर दिया गया है? तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है? जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तो क्या इसके लिए वकील अदालत और वकील के घर तक दौड़ेगी? इसका क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा ये कर ही क्या सकती थी? घर बिंदु की सास ने बाहर आकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। कहने लगी थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा कर देंगे तो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपनी सास के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि दीपा इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। मैं निश्चय पूर्वक जानती बिंदी मर भले ही जाए, वो दोबारा इस घर में लौट कर नहीं आएगी। मेरा भाई शरद कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ता था। शरद जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, वो मुझे चिट्ठी ना दे सकेगी, लिखेगी तो भी मुझे मिल ना सकेगी। ठीक है दीदी, मैं शीघ्र ही उसका समाचार लेकर आपके पास आता हूँ। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे घर आना जाना तुम लोगों को जरा भी पसंद नहीं, इसलिए मैं भैया तुझको तिलक भी किसी आदमी के हाथों से भिजवा देती थी, उसे अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना बिंदु फिर भाग गई है, इसलिए उसकी सास उसे हमारे घर खोजने आई है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गए। अब भागने का असहनीय कष्ट तुम्हें समझ गई थी, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने शरद को बुला भेजा, उससे अपने मन की बात बोली। वो बिंदु का सारा समाचार लेकर आया और मुझसे बोला बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अति क्रुद्ध होकर उसे वापस ससुराल भिजवा दिया। इसी बीच की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम्हारी काकी तुम्हारे आकर ठहरे। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति यह श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुम्हें कभी भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भय था कि यदि मैं कलकत्ता में रही तो तुम बड़ी आफत में पड़ जाओगे। हमें रविवार को ही चलना था, हमें बुधवार को चलना था। रविवार को सारा इंतजाम हो गया। मैंने शरद से कहा शरद जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल गया, कहने लगा जी डरने की कोई बात नहीं, मैं बिंदु को लेकर पूरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन उसी शाम शरद फिर आ पहुंचा। शरद बिंदु ने न्याय कोई रास्ता नहीं निकला क्या? अब जरूरत भी नहीं। क्या तुम उसे राजी नहीं कर पाए? कल रात वह अपने कपड़ों में आग लगाकर मर गई। शांति मिली। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे लड़कियों को पेटों में आग
अच्छा नाटक है, हुआ करे। लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चिन्हटों पर क्यों नहीं होता? ऐसा था बिंदी का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही, तनिक भी यश न मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी यह न हो सका कि कोई नया ढंगर लाकर मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। दीदी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। लेकिन इस रोने में एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई यही क्या कम है? जीवित रहती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची। बिंदु के आने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, तुम्हारी गृहस्थी में वो मुझे कभी नहीं मिला। खाने पहनने की तुम्हारे वहां कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए मैं विधाता को बुरा कह सकूं। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन अब मैं माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर कभी नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सही स्थान क्या है, ये भी मैं देख चुकी हूँ। अब और देखने की जरूरत नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम लोगों का बिंदु पर कोई जोर था। अंत में सारे दबाव की समाप्ति हुई। इस दुनिया में कोई चीज है जो इस अभागे मानव जीवन से भी बड़ी है। तुम लोगों ने सोचा कि तुम और तुम्हारे जड़ रीति रिवाज बिंदु को सदा के लिए अपने पैरों के तले दबाकर रख सकेंगे, पर तुम्हारे पैर इतने शक्तिशाली नहीं है। ऋतु तुम सबसे महान और शक्तिवान है। बिंदु की मौत ने उसे अपने में महान बना दिया। अब वो बेचारी बंगाली लड़की नहीं रही, और ना ही चचेरे भाइयों की बहन रही जो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही थी। अब वह किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी भी नहीं रही। अब वह असीम हो गई, अनंत हो गई। बिंदु की मृत्यु ने मेरे हृदय को वेद कर रख दिया था। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कैसे बन जाता है? इस गली में 4 दीवारें से घिरे इस आनंदहीन स्थान में जीवन के ये निरर्थक क्षण क्यों बाधा बनकर मेरी राह रोक रहे हैं? तुम्हारा संसार अपनी रिवाजों की व्यर्थता के अक्षरपात को संभाले रहा, और फिर भी मैं अंतःपुर की उस सरल सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार ना कर सकी। तुम्हारे ऐसे संसार में मेरा ये जीवन क्यों मैं लकड़ी और पत्थर से बनी उस 4 दीवारी में तिल तिल कर मरूं? तुच्छ है मेरी यह जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधे क्षण, बंधी हुई मृत्यु। जीवन के अंत में भी क्या जीत नाम पाशों बंधनों की होगी? हे प्रभु, और तुम्हारे द्वारा बनाई गई यह सृष्टि, इसका सुंदर स्वरूप हार जाएगा। पर मैंने जाना, मृत्यु की वंशी जब बजने लगती है तो सब बदल जाता है। कहाँ गई राज मिस्त्रियों की बनाई हुई वह दीवारें? कहाँ गई तुम्हारी घोर कठोर नियमों से बंधी कांटों की 4 दीवारें?
सकता कि नन्हे में होते एक निमेश भी नहीं लगा। आज मेरे सामने ये नीला समुद्र है और मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की सुनीता सिंह, मृणाल की सखियों के रूप में नृत्य में साथ निभाया नंदिनी शर्मा ने। मृणाल के चरित्र को आपके सामने साकार किया मौनी दनोचिया। रामा रावत, क्रिस्टीना लॉयल और कुंती रावत। सुनिए प्रेरणा की आज की प्रस्तुति रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी बॉम्ब की चिट्ठी का